हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले तो हम लोग समझेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या स्टेटमेंट था, फिर हम स्प्लिटिंग करेंगे। पहले हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की करेंगे, फिर हम लोग स्टेबलाइजेशन एनर्जी उसकी निकालेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपने आप में एक जबरदस्त थ्योरी है कॉन्डिनेशन केमिस्ट्री की। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की में काफ़ी एरर्स थे, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर हम लोग ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फाइनली मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती क्या है। ठीक है, मैं वन बाई वन सारी बातें बोलूँगा, आप वन बाई वन सारी चीज़ों को सुनिएगा, फिर अपनी बुक से खुद पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, आपके समझ में आएगा। और मैं फिर क्लियर कर दूं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप अपना प्रीवियस एग्जाम पेपर चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सुनिए, अकॉर्डिंग टू सीएफटी पहले तो मैं आपको बता दूं, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये केमिस्ट्री की थ्योरी ही नहीं है, ये एक सॉलिड फिजिक्स की थ्योरी है। फिजिक्स से उधार मांगी गई है आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन समझाने के लिए। टेट्रा, ऑक्टा या स्क्वायर ब्लेंडर जो भी कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को समझाने के लिए हमने सॉलिड फिजिक्स की थ्योरी ली गई है। ठीक है, ठीक है ना, सॉलिड फिजिक्स की ये थ्योरी है हमारी। इस थ्योरी के बेसिस पर हम लोग, हमसे कहा जाता है कि ये जो मेटल और लिगेंड्स होते हैं, मेटल और लिगेंड्स के अंदर एक प्योर आयनिक बॉन्ड होता है। ये एक अपने आप में जबरदस्त पॉइंट है कि मेटल और लिगेंड्स के बिटवीन, ठीक है, एक प्योर आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें कि प्योर आयनिक बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड्स के बिटवीन, है ना। सीएफटी कहती है, सीएफटी क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड्स में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती, प्योर आयनिक बॉन्ड है। तो पहला स्टेटमेंट था कि प्योर आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ओवरलैपिंग का। ये दूसरी बात थी मेरी कि प्योर आयनिक बॉन्ड है और प्योर ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीएफटी के बेसिस पर मेटल और लिगेंड्स जो होते हैं, लिगेंड्स को हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर किया है, हमने इसे पॉइंट चार्ज माना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी मेटल लिगेंड्स के अंदर, ठीक है, लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज की तरह माना गया है। और अगर आपके कोई न्यूट्रल्स लिगेंड्स होते हैं, आप फिर सुनिएगा, आपके जो न्यूट्रल्स लिगेंड्स होते हैं जैसे कि वाटर, जैसे कि अमोनिया, ठीक है, ये डाइपोल होते हैं, ये डाइपोल होते हैं। डाइपोल्स मीन्स इनका नेगेटिव पार्ट इंटरेक्शन करना चाहता है, इनका नेगेटिव पार्ट इंटरेक्शन करना चाहता है आपके मेटल से। ठीक है, इनका नेगेटिव पार्ट इंटरेक्शन करता है आपके मेटल से। तो ये तीन चार पॉइंट मैंने बोले, प्योर आयनिक बॉन्ड होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, मेटल लिगेंड्स के अंदर लिगेंड्स के पास एक पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, और जब ये सीएफटी सॉलिड स्टेट की थ्योरी है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस फील्ड के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। और जो न्यूट्रल्स लिगेंड्स होते हैं उनके पास एक डायपोल होता है, उनका नेगेटिव डेंसिटी अट्रैक्ट करेगी मेटल्स की तरफ, क्योंकि मेटल्स के पास तो पॉजिटिव चार्ज होगा।
ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट मेरे हो गए, ठीक है ना। ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, पॉज करके नोट कर लें, पढ़िए, खुद से पढ़िए, समझ में आएगा। कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, प्योर आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए आइए मैं अब आपको कुछ और बताता हूँ। देखिए, ये जब आप एक आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं या आयनिक सॉलिड बनाते हैं, आप मान लो एक कोई आयनिक सॉलिड बनाते हैं। अगर हम KCl की बात करें तो KCl जो होता है आपका, ये इनफाइनाइट से चलते हैं। आयनिक बॉन्ड जब बनता है, जब ये दोनों कैटायन और एनायन इनफाइनाइट से चलते हैं, इनफाइनाइट से आकर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाते हैं, तब आपको एक KCl मिलता है ना। ये एक सॉलिड का फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सॉलिड का फॉर्मेशन है। सॉलिड आप किस तरीके से बनते हैं कि कैटायन और एनायन इनफाइनाइट से चलकर आते हैं और आपस में इंटरेक्ट कर कर एक सॉलिड फॉर्म करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉलिड आपके होते हैं, आप NaCl को ले लें, NaCl के अंदर कैसे अरेंजमेंट होगा, आपने पढ़ा होगा कि ईच Na के पास 6 क्लोराइड आयन सराउंडेड होंगे, ठीक है। ईच Na के पास 6 क्लोराइड आयन सराउंडेड होंगे इस तरीके से। एनायन सारे इनफाइनाइट से अप्रोच करके आए होंगे, इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन होता है कि एनायन बहुत सारे इनफाइनाइट से चलकर आते हैं जो कैटायंस के पास इंटरेक्ट करते हैं। वैसे ही आपके जो मेटल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे आपका एक आयनिक सॉलिड बनता है, वैसे ही अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल्स के पास चार्ज होता है वो कहीं नहीं जाता, वो एक स्टेशनरी चार्ज है, वो एक ही जगह रहता है। पहले सुन लीजिएगा, वो बिल्कुल यूनिवर्स के सेंटर में रहता है, वो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, ठीक है। इनफाइनाइट से चलकर कौन आते हैं, इनफाइनाइट से चलकर कौन आते हैं, लिगेंड्स चलकर आते हैं, जिससे आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है। आयनिक सॉलिड का बनना, कॉम्प्लेक्स का बनना एक ही बात है। फिर सुन लीजिए, आयनिक सॉलिड का बनना, कॉम्प्लेक्स का बनना एक ही बात है। आयनिक सॉलिड में कैटायन एनायन इनफाइनाइट से चलकर आते हैं, तब जाकर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा NaCl, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉन्सेप्ट होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का 6 होता है, आपने पढ़ा होगा कभी, 6 होता है। और जिनका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में भी कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स का बनना, आयनिक सॉलिड का बनना एक ही चीज है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे कैटायन एनायन इनफाइनाइट से आते हैं, यहाँ पे कैटायंस कहीं से नहीं आता, यहाँ पे कैटायन कहीं से नहीं आता, यहाँ पे कौन आते हैं, लिगेंड्स इनफाइनाइट से चलकर आते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इतना सब समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं फिर कुछ आगे बात करूं आप लोगों से, ठीक है। आयनिक सॉलिड की थ्योरी है। चलिए, आप अपने डी ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करेंगे ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आप अपने डी ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करेंगे ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ये चलिए, यहां पे कहीं आपका एक मेटल रहता है सेंटर पर। आपके जो लिगेंड्स होते हैं वो हम केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अभी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन समझ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं कि आपका जो मेटल आयन होता है वो एक क्यूबिक फेस में होते हैं। सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा, सिंपली क्यूबिक, बॉडी सेंट्रिक, फेस सेंट्रिक। तो सॉलिड जो एनायंस होते हैं आपके क्यूबिक फेस में होते हैं। लिगेंड्स आपके जो होते हैं वो फेस सेंटर से अप्रोच करते हुए आते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ठीक है, एक बिल्कुल पीछे से आ रहा होगा, एक बिल्कुल लिगेंड्स बिल्कुल पीछे से आ रहा होगा, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा।
और एक यहाँ पे सेंटर पे सामने से आ रहा होगा, मतलब इस बोर्ड पे रख लूंगा तो सामने से इस तरीके से आ रहा होगा। तो इस तरीके से आते हैं, जब ये सारे के सारे इस तरीके से आते हैं तो एक ऑक्ट्राहाइड्रल अरेंजमेंट बनाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्ट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम इसे कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मेरे लिए क्या है, आपने टेट्राहाइड्रल वर्ड पढ़े होंगे क्लास 12th में, आपने ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स पढ़े होंगे। तो मेटल आयन प्रेजेंट इन टेट्राहाइड्रल वर्ड है तो वो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर मेटल आयन आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट है तो वो आपका ऑक्ट्राहाइड्रल वर्ड होगा। तो वही सब कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आपके कॉम्प्लेक्स बना करते हैं, आप कैसे भी उसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोटो आप अपनी बुक्स में से अच्छा सा भी बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। ठीक है जैसा आपको पसंद हो। चलिए आप याद करिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे तो ये एक ऑर्बिटल होगी, ये वाई एक्सिस पर है, और जो एक्सिस पर मिलती है वो कैसी होती हैं, एक्सियल होती हैं। वो कैसी होती हैं, एक्सियल होती हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो एक्स और वाई एक्सिस पर है वो कैसी होंगी, एक्सियल होंगी। और जो आपको बिटवीन ऑफ एक्सिस मिलती हैं, ये आपको ये जो बिटवीन ऑफ एक्सिस मिलती हैं, ध्यान से देखिए, ये आपको जो बिटवीन ऑफ एक्सिस मिलती हैं ये सब कैसी होंगी, नॉन एक्सियल होंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के मेटल के पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगी, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, नॉन एक्सियल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ब्लैक से कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई दे। ठीक है, ओके। अब सुनिएगा मेरी बात। तो यहाँ पे आपका लिगेंड्स आएगा अटैक करने, ये डी ऑर्बिटल्स है आपके मेटल्स के, यहाँ पे आपका लिगेंड्स आएगा। लिगेंड्स कैसे आएगा वो सुन लीजिएगा। लिगेंड्स समझना है, ये सारे आपके ऑर्बिटल हैं यहाँ पे मिक्स किए हुए हैं, dx बाई dy z dz x dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, सबको कंबाइन करके रखा गया है। आपको पता है ये सब नॉन एक्सियल हुआ करते थे, ये हमने बताया था इंट्रोडक्शन में। ये सब आपके कैसे हुआ करते थे, एक्सियल हुआ करते थे। एक्सियल जो है वो तो फेस सेंटर पर अट्रैक्ट करेंगे, एक्सियल जो होंगे वो कहाँ पे करेंगे, जो क्यूबिक फेस होता है ना आपका, जो क्यूबिक फेस मैंने बनाया था, मैंने जो क्यूबिक फेस बनाया था ये मैंने जो क्यूबिक फेस बनाया था, देखिए ध्यान से देखिए, तो मैंने ये जो क्यूबिक फेस बनाया था, तो ये जो एक्सियल होते हैं वो तो फेस पर अट्रैक्ट करते हैं, है ना, क्यूब की फेस पर अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्यूबिक की फेस पर अट्रैक्ट करते हैं। और जो नॉन एक्सियल होते हैं वो ये, दिस इज द एज, इस एज पर जाकर अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये बात थोड़ी सी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि वो कॉर्नर पर नहीं जाते, वो एज पर अट्रैक्ट करते हैं, एज पर, ये जो क्यूब की एज होगी उस एज पर अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। तो ये आपका अरेंजमेंट है डी ऑर्बिटल का, एक्सियल नॉन एक्सियल का। ये फेस सेंटर पर अट्रैक्ट करते हैं, ये आपके एज सेंटर पर करते हैं। दोनों के बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस का एंगल होता है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि डी ऑर्बिटल एक्सियल नॉन एक्सियल के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है आपका। ठीक है, अब सुनिए होता क्या है, अब आपको स्प्लिटिंग समझनी है। आखिर में होता है, ये तो डी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है किसी मेटल के लिए, किसी मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल का अरेंजमेंट ऐसा होगा किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और आपको मैं बता चुका हूं कि ऑक्टाहेड्रल का जब फॉर्मेशन होगा तो लिगेंड्स कहां से आएंगे, इनफाइनाइट से अप्रोच करते हुए आएंगे और कहां पर जाएंगे, फेस पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे, फेस पर जाएंगे। तो एक फेस तो ये मिल रही है, एक फेस ये मिल रही है, एक फेस ये मिल रही है और एक फेस ये मिल रही है। अब देखो बोर्ड पे तो मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, एक ऑर्बिटल की फेस बिल्कुल बोर्ड के बाहर होगी डी, और एक एक्सिस पर कहां होगी, जेड एक्सिस पर होगी, बिल्कुल पीछे होगी। तो मैं उसे बोर्ड पे तो नहीं बना सकता। 6 लिगेंड्स आएंगे, मैं यहाँ पे 4 ही शो करूंगा। 6 लिगेंड्स आएंगे, एक तो यहां से आएगा अप्रोच करता हुआ, एक ऊपर से आएगा, है ना, एक ऊपर से आएगा, एक आपका लिगेंड्स यहां से आएगा और एक लिगेंड्स आपका यहां से आएगा, है ना, एक लिगेंड्स आपका यहां से आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिगेंड्स आएंगे और तब जाकर आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड होगा। फोटो आप कैसे भी बना सकते हैं, बुक्स में जैसी बनाई हो आप वैसी बना सकते हैं, उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। अब आपको सुनना है होता क्या है, अब पूरे सिस्टम में होता क्या है मैं आपको बता दूं। पूरे सिस्टम में होता क्या है कि मेटल यहाँ पे सेंटर पे होता है मेटल आयन,
लिगेंड्स के पास होती है, आपको मैं बता दूं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्बिटल के अंदर। अब होता क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, लिगेंड सामने से आ रहा है, ठीक है। लिगेंड्स क्यों आ रहा है? क्योंकि मेटल आयन उसे बुला रहा है, मेटल के पास है पॉजिटिव चार्ज, इंट्रैक्शन होगा मेटल से, लिगेंड्स का इंट्रैक्शन मेटल से होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, वो वहां से चलने लग जाएगा। जब वो बाहर सामने से आएगा, मान लो जब ये वो लिगेंड्स आपका इन्फाइनाइट से आएगा, तो उसका जो इंट्रैक्शन होगा, मतलब मान लो वो यहां से आ रहा है, अब एक तरफ 2 मिनट के लिए मान लो कि लिगेंड्स यहां से चल के आ रहा है, तो उसका जो इंट्रैक्शन होगा वो सारे ऑर्बिटलों को बराबर मिल रहा होगा। देखो उसका जो इंट्रैक्शन होगा लिगेंड्स का, सारे ऑर्बिटलों को बराबर मिल रहा होगा, दूर से तो बराबर ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कि सबके पास आ रहा है, दूर से क्या लगेगा, सबके पास आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं बहुत अच्छी सिंपल बात बताता हूँ कि मतलब आपको लगेगा सबके पास आ रहा है। एक रूम में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक रूम में कुछ लोग बैठे हैं, वहाँ पे आप मान लो कोई एलईडी या बल्ब जला हुआ है, तो उस बल्ब की जो लाइट होगी वो अगर मैं देखूंगा तो लगेगा मेरे तरफ आ रही है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसे लगेगा वही तो उसकी तरफ भी आ रही है, तीसरी तरफ तो एग्जैक्टली किसकी तरफ आ रही है वो तो पास जाके मालूम पड़ेगा कि किसकी तरफ आ रही है, ठीक है। और भी एक तरीका है, और भी एक तरीका, मतलब सारे के सारे एक्साइटेड होंगे, मतलब इस लिगेंड्स के लिए सबके सब तैयार है, सबके सब एक्साइटेड है। आप ये मान सकते हैं कि इस लिगेंड्स का जो फील्ड मिल रहा है इसे फार फील्ड कहते हैं। इस फार फील्ड जो मिल रहा है, ये जो फार फील्ड मिल रहा है, लिगेंड सबकी तरफ आना चाहता है, दूर से तो लगेगा सबकी तरफ आ रहा है। मान लो आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं या बस स्टैंड पे खड़े हैं, बस अगर आ रही है और आप बहुत दूर से बस आ रही तो लगेगा सब भाई ये तो हमारी तरफ भी आ रही है, और जितने भी लोग खड़े होंगे सबको लगेगा हमारी तरफ भी आ रही है, लेकिन पास आके एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि वो किसकी तरफ आ रही थी। तो वही चीज़ है, दूर से तो आप सबको स्पेरिकली फील्ड मिलेगा, सबको एक सा लगेगा कि भाई सबके पास आ रही है, सबके पास आ रहा है लिगेंड, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिएगा अब होगा क्या। फर्स्ट इंटरेक्शन में तो सबको वो फील्ड देगा एक सी, फर्स्ट इंटरेक्शन में तो सबको फील्ड देगा, ठीक है। पास आते आते वो आएगा, वो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो तो कहां जाएगा, एक्सियल वाले की तरफ जाएगा, नॉन एक्सियल की तरफ तो जाएगा नहीं। आप फिर सुनिए, जब वो पास आएगा तो एक्सियल की तरफ जाएगा। ये तो मैंने आपको बोला कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स कहां से आते हैं, फेस से आते हैं, फेस से आते हैं। वो तो किस्मत से उन्हें फेस पर क्या मिल जाती है, एक्सिस मिल जाती है, इसलिए हम स्प्लिटिंग हो जाती है, वो तो मैं भी आगे बाद में बोलूंगा। फेस से आते हैं, फेस पर बदकिस्मती से उन्हें एक्सिस मिल जाती है, ठीक है, ओके। लिगेंड आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फेस से आते हैं और फेस पर उन्हें एक्सिस मिल जाती है, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल थे आपके, अब समझो एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके जो डी ऑर्बिटल थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स, आपके जो डी ऑर्बिटल थे सारे, फिलहाल तो इन सबको एक ही फील्ड मिल रही है, सबको लग रहा है भाई ये तो हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। सबके सब आपके क्या होंगे, सबके सब एक्साइटेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सबके सब एक्साइटेड हो जाएंगे। सारे के सारे डी ऑर्बिटल आपके एवरेज एनर्जी में एक्साइटेड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे के सारे डी ऑर्बिटल आपके एक्साइटेड हो जाएंगे। अब इस एक्साइटेशन की थोड़ा सा समझते हैं, और थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि कोई दोस्त, किसी मतलब 4-5 दोस्त थे, 5 दोस्त थे, डी ऑर्बिटल 5 दोस्त थे। पांचों दोस्त से आकर एक उनकी दोस्त आगे कहती है कि कल मैं, बस इतना कहती कि कल मैं आपके साथ कॉफ़ी पीऊंगी। तो कॉफ़ी पीने से आपको पता क्या होगा, पांचों के पांचों एक्साइटेड हो जाएंगे, पांचों के पांचों को लगेगा मेरे साथ पिएगी, उसके साथ पिएगी, नहीं सबको लगेगा मेरे साथ पिएगी, भाई मेरे से क्या कहेगा ये, ठीक है, सबको ही लगेगा मेरे 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 साथ पिएगी। सबके सब तैयारी कर कर आएंगे, सबके सब सज कर आएंगे कॉफ़ी पीने के लिए दूसरे दिन के लिए, वही होगा, और सबके सब सज के आएंगे, सबके सब हाईली एक्साइटेड होंगे, सबके सब ऑर्बिटल कैसे हो गए, एक्साइटेड हो जाएंगे सारे के सारे ऑर्बिटल। और जब सारे के सारे ऑर्बिटल एक्साइटेड हो जाएंगे, जब वो दूसरे दिन आपके पास आएगी, तब जाकर आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि वो चाय किसके, कॉफ़ी किसके साथ पीने गई थी। तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी दोबारा, ठीक है। मान लो वो अगले दिन आके कहती है मैं तो केवल
2 लोगों के साथ चाहे कॉफ़ी पीऊंगी, बाकी लोगों के साथ कॉफ़ी नहीं पीना चाहती। क्या होगा, तीनों लोग तो निराश हो जाएंगे जो तैयारी कर कर आए थे, लेकिन जिन 2 लोगों के साथ कॉफ़ी पिएगी वो तो हाईली एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जो एक्सिस के अलोंग मिलते हैं, जो एक्सिस के अलोंग मिलते हैं, और एक्सिस के अलोंग कौन होते थे, इजी। इजी में कौन आता था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। तो एक्सिस के अलोंग होते हैं इजी। इजी तो आपके ज्यादा हाई, इजी ज्यादा रिपेल होंगे, क्योंकि जब वो लीगेंड्स पास आ जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा। माइनस है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्लाउड है। जब इजी पास आ जाएगा, जब लीगेंड्स पास आ जाएगा तो नेगेटिव क्लाउड है। फर्स्ट इंटरेक्शन से तो वो पास आ रहा है, लेकिन दूसरा जब सेकंड इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से जो एक्सिस के अलोंग आ रहे थे वो तो ज्यादा हाई रिपेल होंगे, और रिपेल होने की वजह से वो थोड़े से ऊपर चले जाएंगे। और जो आपके नॉन एक्सियल थे, T2Z जो आपके नॉन एक्सियल थे, dxy, dyz और dzx, वो आपके लो स्प्लिट होंगे, लो रिपेल होंगे, और वो सब के सब नीचे चले जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और समझिएगा, पढ़ेंगे, आप खुद से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा। मैं थोड़ी सी मदद करता हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, सब पूरा खेल गया है। ठीक है, अब होगा क्या, पांचों के पांचों, इसको कहते हैं वेरी सेंटर। ठीक है, डेल ओ के बराबर वैल्यू होती है। इन तीनों ने तो अपनी एनर्जी लॉस कर दी भाई, ध्यान दो, इन तीनों ने तो जो भी पैसे लेकर आए थे सारे पैसे उनको दे दी, जाओ भाई तुम्हारे साथ कॉफी पी रही तो तुम ही देखो। तो ये तो तीनों अपनी एनर्जी ऊपर पास कर देंगे, तो यहां तो हो जाएगी 3/5 डे लो, 3/5 डे लो, और ये दोनों अपनी नीचे लॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2/5 डे लो। दिस इज द, और दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्बिटल। इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल के बिटवीन जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, उसी को कहते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैं वापस सारी चीजें दोबारा बोल रहा हूं, मैं वापस सब कुछ सब बता रहा हूं। ठीक है, सुनिएगा। CFT एक सॉलिड फिजिक्स की थ्योरी है, किसी सॉलिड का बनाना, कॉम्प्लेक्स का बनाना एक ही बात है। अगर कोई मेरे से पूछता कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है, मैं कहूंगा एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मेटल आयन प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैं ये कहूंगा, मैं ये भी कहूंगा, तो मेरा काम चलेगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल कैसे अरेंज होते हैं, एक्सियल नॉन एक्सियल मैंने आपको बता दिए। ये बिटवीन ऑफ एक्सिस है, नॉन एक्सियल कौन है, देखें आप, वो एक्सिस पे नहीं है, वो बिटवीन ऑफ एक्सिस है। ठीक है, लीगेंड्स इनफाइनाइट से अप्रोच करते हुए आते हैं, ट्रेवलिंग करते हुए आते हैं। दूर से आएगा तो सबको लगेगा सबको एक साथ सबके पास आ रहा है, दूर से आएगा लीगेंड्स तो क्या लगेगा सबके पास आ रहा है, सबके पास जाएगा। लेकिन वो जाएगा तो फेस सेंटर पर, ये तो बात तय थी, फेस सेंटर पर जाएगा, और फेस सेंटर पर बदकिस्मती से उसे एक्सेस मिल जाती है, बदकिस्मती से फेस सेंटर पर एक्सेस मिल जाती है, इसलिए वो एक्सियल के पास जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सियल के पास जाता है, क्योंकि बदकिस्मती से उसे एक्सेस मिल जाती है। पहले इंटरेक्शन तो होगा क्योंकि उस पर नेगेटिव है, मेटल पर होता है पॉजिटिव, वो उससे कहता है आजा 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 आजा, वही इलेक्ट्रॉन्स भागने लग जाते हैं। लेकिन जब पास आते हैं तो सेकंड अट्रैक्शन होता है, क्योंकि रिपल्शन होने लग जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर डेंसिटी क्लाउड नेगेटिव है और लिगेंड्स पर नेगेटिव, तो रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो आपके एक्सिस के अलोंग थे वो तो हाई रिपेल होते हैं, तो वो तो चले जाते हैं ऊपर, इजी सेट ऊपर चला जाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इजी सेट ऊपर चला जाता है, आपके एक्सियल ऊपर चले जाते हैं, और जो बिटवीन ऑफ एक्सिस थे वो लो रिपेल होते हैं और वो आ जाते हैं नीचे। 2T नॉन एक्सियल वो नीचे आते हैं, एक्सियल ऊपर आते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपके कभी भी डिस्टर्ब रहा होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा कि ये क्यों है एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि इन सारे डी ऑर्बिटलों को एक सी फील्ड मिल रही। जब लीगेंड आपके पास आ रहा था तो सबको एक ही फील्ड मिल रही थी, सबको लग रहा था कि ये तो मेरे पास आएगा मेरे पास आएगा, ओके, सबको लगेगा कि ये मेरे पास आएगा मेरे पास आएगा। तो यही होती है स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये फोटो जरूर बनाना पड़ेगा, ये फोटो भी जरूर बनाना पड़ेगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा, खुद से अपना क्वेश्चन तैयार कर लेना। मैं आपको बता दूं, अगर थोड़े से समझदार हैं तो टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स तो तैयार हो गया, बिल्कुल यही डायग्राम बनता है, बस ठीक उसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि वहां पर T2Z तो आते हैं एक्सिस के अलोंग और EG आते हैं बिटवीन ऑफ एक्सिस।
तो ठीक उल्टा हो जाता है, हालांकि मैं उसे अलग से पढ़ाऊंगा, यहाँ मत करिए। तो फिलहाल स्प्लिटिंग समझ लीजिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग डिस्कस कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आपसे बात करेंगे, ठीक है। पहले से नोट कर लिया आराम से। चलिए आइए, ये सब हो गया, प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, डेलो की वैल्यू 10d³ के इक्वल होती है। मैं कहीं यूज करूंगा, आप उसे नोट रखेंगे। डेलो की वैल्यू, इसे डेल जीरो नहीं कहेंगे, डेलो कहेंगे आप लोग। ये स्प्लिटिंग का साइन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, डेल ओ, ठीक है। 10d³ के इक्वल वैल्यू होगी। मैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा रहा हूं बेसिस ऑन द CFT। आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे बेसिस ऑन द CFT, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये एटॉमिक नंबर होते थे। अब क्लास 11 में बच्चों की तरह एक नाटक करते थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। एम राइट? आप आज के बाद बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। तो BSc के स्टूडेंट हैं, आप सोच लीजिए और कसम खा लीजिए कि 4s2 20 होता है। फिर सुन लीजिए, 4s2 तक अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं तो वो 20 होता है। तो अगर 22 का करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए 4s2 3d2, 23 करना है तो सर 4s2 3d3, 24 करना है 4s2 3d4, 25 करना है 4s2 3d5, 26 करना है 4s2 3d6, 27 करना है 4s2 3d7, 4s2 3d8 and 4s2 3d9 and 4s2 3d10। आपसे क्लास 11 में ये भी कहा गया था कि D में 4 या D में 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। पास के इलेक्ट्रॉन से उन्हें इलेक्ट्रॉन की भीख मांगकर स्टेबल बना लें। D4 को D9 और D9 को D10। ये बीमारी आपको मिलती है क्रोमियम और कॉपर में 30 तक। तो ये बीमारी आपको मिलती है क्रोमियम और कॉपर में 30 तक मिलती है ये बीमारी आपको। और इस बीमारी को दूर करने के लिए आप एक गैस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेते हैं D में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, 4s1 3d10। 4s1 3d10 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आज के बाद आप ऐसे लिखेंगे, ये सब नौटंकी नहीं करनी है आपको। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। स्पेक्ट्रो से पता करते हैं कि क्योंकि अब स्टेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइटिंग करते हैं हम लोग अपने, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना सिखा रहा हूं। दो तरीके से आप कर सकते हैं और समझ लीजिएगा कैसे करने हैं, ठीक है। पहले तो कंडीशन होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, ये केस फर्स्ट होगा आपका, ये केस फर्स्ट होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए अप्लाई होगा ये आपका वीक फील्ड लिगेंड के अप्लाई होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अप्लाई होगा और ये आपका वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए अप्लाई होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D4 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हैं, पहले तो सुन लें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG कहां जाता है ऊपर, T2G कहां जाता है नीचे, ये मैंने अभी किया है, बिल्कुल अभी किया है, ये मैंने आपके लिए बिल्कुल अभी करके दिया है। EG सेट ऊपर जाता है, T2G सेट नीचे जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है ना। एक्सियल के अलॉन्ग मिलते हैं तो इसलिए ऊपर चले जाते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं इसलिए नीचे चले जाते हैं, ठीक है। रिपल्शन का चक्कर है सारा, ठीक है। D4 को अगर आपको फिल करना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले सारे ऑर्बिटल आपके नीचे फिल होंगे, ऐसे पहले 1 by 1 फिल होंगे। वीक फील्ड है इसलिए हाई स्पिन शो करेगा, वीक फील्ड है इसलिए हाई स्पिन शो करेगा। और अगर ये वाला केस होगा तो सर EG ऊपर ही आएगा, T2G नीचे ही आएगा। फिर सुनिए,
Eg ऊपर ही आएगा और Eg नीचे आएगा, लेकिन यहां पे करेंगे तो 1 2 3 4। आप समझ चुके होंगे क्या करना है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, पहली कंडीशन, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले वो लो स्पिन होगा और वो सारे के सारे नीचे वाले T2G सेट को फिल करेगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। अगर वो हाई स्पिन दिखाएगा, मतलब वीक फील्ड होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो मेरे बच्चे वो पहले 1 बाई 1 T2G और EG भरेगा। आपके समझ में आ चुका होगा। अगर मैं फिर एक और क्वेश्चन लेता हूं, अगर मेरे पास D5 होता, अगर पहली कंडीशन होती तो सर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सर EG सेट तो सर ऊपर आएगा, T2G सेट सर नीचे आएगा। 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और अगर D5 मेरा अगर ये वाला होगा, इस वाली कंडीशन में होगा, तो सर EG ऊपर आएगा और T2G नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे हाई स्पिन दिखाएगा, पहले सारे एक एक करके भरेंगे, ठीक है। दोनों कंडीशंस नोट रखें, यहाँ से आप पे फिल करवाए जाएंगे और दोनों के लिए अलग अलग बता दिया आपको। ये कंडीशंस का विशेष ख्याल रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे इन लोगों की हम लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन है तो D4 का आप ये तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा भी आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? D4 का आप लिख सकते हैं T2G4 और EG0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करूं तो इसका कैसे लिखेंगे? D5 का T2G5 EG0, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे? D4 का T2G3 EG1, राइट, T2G3 EG1। और इसका लिखना है D5 का तो कैसे लिखेंगे? T2G3 और EG2, ओके। T2G3 और EG2 फटाफट इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करूं आप लोगों से। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया आप पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, बेसिस ऑन द CFT। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कंडीशंस क्लियर होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D1 का, D2 का, D3 का, D4 का, D5 का, D6, D7, D8, D9, D10। और अगर ये वाली कंडीशन है, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। कर दूंगा सर। D1 आएगा T2G1 EG0, D2 T2G2 EG0, D3 T2G3 EG0, D4 T2G4 EG0, D5 T2G5 EG0 और T2G6 EG0। अब ये तो सारे भर गए, T2G6 और EG7 और T2G6 EG2 और T2G6 EG3 और लास्ट हो गया T2G6 EG4। ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D4 फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये कंडीशन है तो ये तो सर सेम ही रहेगा, T2G1 EG0, ये भी सेम रहेगा सर, T2G2 EG0, ये कंडीशन है तो ये भी सेम रहेगा, T2G3 EG0। लेकिन अब बदल जाएगा T2G3 EG1, अब भी बदल जाएगा T2G3 EG2। आप समझ गए होंगे कि इस वाले केस में तो सारे पहले एक एक भरेंगे और इस वाले केस में सारे पहले नीचे से भरेंगे, ठीक है। इस वाले केस में मैं केवल उस हिसाब से बोलता हूँ जिस हिसाब से मेरे स्टूडेंट, थोड़े कमजोर स्टूडेंट है, वो समझ जाए। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ आपको सिखाया जा सकता है और बहुत कुछ खुद से आप भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मास्टर ही आपको सिखाए, ठीक है। किताबों में बहुत ज्ञान है, आप किताबें पढ़ा करें अच्छी, ठीक है। ये सब आप कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब आप कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं हटाता हूँ पॉज करके इसे। चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है हमारा बेसिस ऑन द CFT।
D1 D2 D3 हम सब कर लेंगे। कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए हमारे पास, वो देगा एग्जाम में आपको, ठीक है। मान लो आपसे कहता कि भाई इसका क्या होगा, मान लो आपसे कहता है भाई इसका क्या होगा, या मान लो आपसे कहता है भाई इसका क्या होगा। थोड़ा सा अजीब लगेगा सर, इनका क्या होगा, इनका कॉन्फ़िगरेशन करना है बेसिस ऑन द सेफ्टी। हाँ, इनका भी हो सकता है। मेटल को पकड़ लीजिए, मेटल आयरन है, यहाँ पे मेटल सीआर है। आयरन का 26 होता है, 26 होता है। इस पर आएगा +2 चार्ज, यहाँ पे सीआर पर कितना आएगा +3 चार्ज, 24 होता है, ठीक है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, 6 में से 4 गए तो 2 आएगा, 3 2 6, 6 में से 3 गए तो 3 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत होती है तो आप मेरा बीएससी सेकेंड ईयर में जाकर ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो देख लें, अगर दिक्कत होती है तो आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आउटर मोशन में एस और डी और वाइटल है तो पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा एस से जाएगा और फिर डी से जाएगा, थोड़ा सा याद रखिए। तो 26 का करना है, 26 का करना है तो सर 4s2 होता है, आपने बताया 3d6 हो गया। कितने जाने इलेक्ट्रॉन, 2 जाने, एस से जाएंगे तो कितना बचा, 3d6 बचा। मतलब आपको d6 का करना है, मतलब आपको d6 का करना है, लेकिन कौन सी कंडीशन में करना है देखिए, मैं आगे वीडियो लूंगा उसका, जब आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बता दूंगा। जब आप पहचान लेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। फिलहाल थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और OX आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कंडीशन क्या आती है, D6 का कैसे भरेगा, T2G6 EG0 की फॉर्म में भरेगा, आपको पता है, मैंने बताया है। और ये वीक फील्ड लिगेंड है, पहले तो आएगा 4s2 3d6, 4s2 3d4। आप कहोगे ये गलत है, पहले सही कर लो सर, ठीक है। कितने जाने हैं, 3 जाने हैं, एक यहाँ से 2 यहाँ से जाएंगे, 3d3 बचेगा, मतलब d3 का करना है। और हालांकि है तो वीक फील्ड है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। ओके, T2G3 EG0, इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। CFT पढ़िए, CFT क्या है, CFT के लिमिटेशंस पढ़िए। मैंने आपको आज कॉन्फ़िगरेशन और स्प्लिटिंग बताई थी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाले नोट्स बना लीजिए अपने आप, इंग्लिश वाले हैं जो इंग्लिश में अपने नोट्स बना लीजिएगा। मैंने केवल उतना आपको डिलीवरी देने की कोशिश की जितनी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यकता है। मैंने फिर कहा है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है और बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।